मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। और राज्य व्यवस्था में जो आज हमारा टॉपिक है वह राष्ट्रपति से संबंधित पार्ट सेकंड है। और इस भाग में जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, इससे पहले जो बात कर चुके हैं उसकी अगली कड़ी आपके सामने आने वाली है। तो आज हम शुरू कहां से करेंगे? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 55 जो निर्वाचन की रीति या पद्धति से संबंधित है, उस पर हम लोग बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आखिर कैसे होता है। तो हमने बताया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। दोस्तों, आज हमको बात करनी है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली पर। और देखिए क्या है सिलसिला आज कहानी। दोस्तों, बहुत शानदार है, सच में मजा आ जाता है। सच में क्या हो जाता है? मजा आ जाता है इस चीजों को समझने के लिए। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 ना, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, ठीक है, निर्वाचन की रीति। अब देखिए दोस्तों, जो निर्वाचन की रीति है या पद्धति है वह कैसे है? आप जानते हैं अप्रत्यक्ष विधि से है, ठीक है, अप्रत्यक्ष विधि से है। देखिए दोस्तों, और इसमें भी कैसे होता है? तो एकल संक्रमणीय जो मतदान पड़ता है वो कैसे पड़ता है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। कैसे? गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। मतदान प्रणाली द्वारा होता है, ठीक है, प्रणाली द्वारा होता है, ये याद रखना दोस्तों, प्रणाली द्वारा। अब देखिए, राष्ट्रपति का जो मतदान होता है वह एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है। दोस्तों, इसी को बोला जाता है वरीयता क्रम। इसी को क्या बोला जाता है? वरीयता क्रम। किसको? एकल संक्रमणीय को वरीयता क्रम बोला जाता है। वरीयता क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे क्या है कि 4 प्रत्याशी अगर खड़े हुए, मतदान आया कि भाई जी हाँ चुनाव हो रहा है राष्ट्रपति जी का, और राष्ट्रपति की चुनाव की डेट घोषित हो गई, और प्रत्याशी क्या हुआ? 4 खड़े हुए राष्ट्रपति के निर्वाचन में। 4 लोग खड़े हो गए। जब 4 लोग खड़े हो गए दोस्तों, तो आपको पता होगा, मान लीजिए ए खड़े हुए, बी खड़े हुए, सी खड़े हुए और डी, ये 4 प्रत्याशी हैं। तो जो भी मतदान करने जाएंगे, मान लीजिए 776 सांसद पहुंचे, और इसी तरह समस्त विधायक जो है वह पहुंचे, जो लोग भाग लेते हैं, समस्त विधायक पहुंचे। अब जब विधायक पहुंचे तो दोस्तों, जो मतदान होगा ना, वह मतदान आपको पता होना चाहिए वरीयता क्रम में होगा। किस में होगा? वरीयता क्रम में। वरीयता क्रम का मतलब कुछ ऐसा दोस्तों, ठीक है, जैसे क्या हुआ कि एक विधायक हुए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ओम बिरला जी। ओम बिरला जी क्या हुआ? ओम बिरला मतदान देने पहुंचे, ठीक है, ओम बिरला मतदान देने पहुंचे। उन्होंने क्या किया भैया कि जो हमारी पहली पसंद है, ये पसंद के आधार पर होता है। पहली पसंद हमारी आपके ए नंबर पे है, दूसरी पसंद हमारी सी पर जाती है, तीसरी पसंद हमारी अर्थात बी पर जाती है, और चौथी पसंद हमारी कहाँ जाती है दोस्तों? आपके ने याद रखिएगा डी पर जाती है। फिर दूसरा प्रत्याशी आया, उन्होंने क्या किया दोस्तों? मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी आए। नरेंद्र मोदी जी भी मतदान करेंगे, याद रखिएगा। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको राज्यसभा या लोकसभा जिस भी सदन के होंगे वहां से मतदान तो हो सकता है ना, अगर मनोनीत नहीं है। तो ये भी मतदान करने गए। इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में ओम बिरला जी थे, इसलिए हमारा पहला पसंद इनको जाता है, दूसरा पसंद हमारा इनको जाता है, तीसरा पसंद हमारा इनको जाता है, चौथा पसंद हमारा इनको जाता है। फिर आगे दोस्तों इसी तरह और लोग आए, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी आए, ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य जी आए। और केशव प्रसाद मौर्य जी जब गए मतदान देने, तो दोस्तों इस बार इन्होंने कहा कि नहीं, हमारी पहली पसंद ये है, दूसरी पसंद हमारी ये है, तीसरी पसंद हमारी ये है, चौथी पसंद हमारी ये है, ठीक है।
फिर आपके अगला सांसद या विधायक मान लीजिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी, ये कहें हमारी पहली पसंद डी है। फिर याद रखिएगा दोस्तों, दूसरी पसंद हमारी ये है, तीसरी पसंद हमारी ये है, चौथी पसंद हमारी ये है, ठीक है। फिर आपके नहीं अगला विधायक या सांसद आया, मान लीजिए राहुल गांधी जी आए। कौन आया? राहुल गांधी जी आए। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि पहली पसंद हमारी ये है, दूसरी पसंद हमारी कौन है भैया, ये है, तीसरी पसंद हमारी ये है, और चौथी पसंद हमारी ये है। तो इस तरह वरीयता क्रम में मतदान दिए। इस तरह क्या हुआ दोस्तों, वरीयता क्रम में मतदान दिए। तो ये तो था आपका नहीं वरीयता क्रम, एकल संक्रमणीय आनुपातिक, जी हाँ, एकल संक्रमणीय मत। लेकिन अब जैसे हम लोगों का मत देने जाना होता है प्रत्यक्ष, तो जैसे 4 प्रत्याशी हैं ABCD, जो हम लोगों का चुनाव है, उसमें जब हम लोग मतदान करने जाते हैं, जब हम लोगों को मतदान करने की बारी आती है, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक प्रत्याशी को मत देते हैं। क्या? एक प्रत्याशी को मत देते जो हमारा पसंद, मान लीजिए हमारा पसंद डी है, तो हमने डी को वोट दिया। इन लोगों से हमसे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना दोस्तों, सिर्फ इनसे हमने मत दिया और चले आए अपना। यहां पर ऐसा होता है, वरीयता क्रम में मत देना होता है पसंद के आधार पर। पसंद हमने आपको एक बार बता दें, अगर जैसे क्या होता है, घर में छोटा सा बच्चा होता है, वह बच्चा सिर्फ इतना जानता है कि ये मम्मी है, ये पापा हैं, ये दीदी हैं, ये भैया हैं, ये चाची हैं, ये चाचा हैं। अब सब लोग क्या है दोस्तों, घर पर क्या है, मान लीजिए ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, बच्चे से पूछा गया ये बताइए आपकी पहली पसंद, मतलब आप सबसे ज्यादा किसे मानते हो, तो बच्चा मम्मी का सबसे ज्यादा लगाव में रहता है, वो तुरंत मम्मी की तरफ देखता है, ठीक है। जब मम्मी की तरफ देखता है तो जानता है कि पापा चॉकलेट लाएंगे नहीं, तो फिर वो पापा की तरफ भी देखता है। फिर उसे याद आता है, अरे नहीं दीदी जी हमको बहुत नहलाती हैं, जी हाँ दोस्तों, टॉयलेट कराती हैं, तो वो दीदी की तरफ भी ऐसे देखा, ठीक है, कि दीदी भी हैं। फिर उसके बाद भैया की, अरे यार हमको घुमाने ले जाते, तो भैया की तरफ भी देखा। तो कहने का मतलब ये है, एक पसंद वो सबको ना चाहते हुए भी करता है। क्यों? क्योंकि उसका हित जुड़ा है ना। तो उसी तरह यहां पर भी ये दोस्तों सबको पसंद करना होता है। तो इसी तरह यहां पर सिर्फ एक लोगों का, हम लोगों का जो आम चुनाव होता है, आम चुनाव में नहीं, जैसे हम लोग मतदान करने जाते हैं, जो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, उसमें सिर्फ एक लोगों को ही मत देते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए दोस्तों, दूसरा क्या है, आनुपातिक लिखा है। क्या लिखा है? आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। तो आनुपातिक का मतलब होता है कोटा प्राप्त करना। आनुपातिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोटा प्राप्त करना। और जो कोटा का मतलब होता है, तो 50% प्लस अर्थात मत को प्राप्त करना है। क्या? 50% मत प्लस में प्राप्त करना है। अब क्या हुआ दोस्तों, जब इस तरह के जो चुनाव की गिनती होगी, जो हम लोग मत किए हैं, जैसे लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, ग्राम प्रधान का होगा, तो दोस्तों फर्स्ट, जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट, जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट लिख लीजिएगा अपना जो भी है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, याद रखिएगा, पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट, इसको हिंदी में कहा जाता है अग्रता ही विजेता। ठीक है, अग्रता ही विजेता कहा जाता है। मतलब जो एक भी वोट ज्यादा पाएगा वही विजयी हो जाएगा। अग्रता ही विजेता, ये अभी नया शब्द आया हुआ है, इसको एकदम नोट कर लीजिए मन में। अग्रता ही विजेता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। जो इस तरह के आम चुनाव होते हैं जिसमें हम लोग लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा ऐसे चुनाव होते हैं, इसमें जो एक भी वोट प्राप्त करता है ज्यादा वही विजयी घोषित हो जाता है ना, याद रखिएगा। जैसे अभी प्रधानी के चुनाव में आपने देखा होगा। लेकिन जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ऐसे चुनाव होते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति के चुनाव में अगर क्या है, कोई बंदा क्या हुआ 50% से ज्यादा मत नहीं प्राप्त करेगा जब तक वह विजयी नहीं होगा। 50% का मतलब आधे से अधिक, आधे से अधिक। यहां पर आधे से कोई अधिक से मतलब नहीं है। आधे से अधिक यहां क्यों नहीं मतलब
मतलब है आपको पता होना चाहिए। जैसे ए मान लीजिए कुल मत का 25% पाया, बी ने 26% पाया, ये 13% पाए, ये अपना 14% पाए। तो कहने का मतलब जो ज्यादा मत प्राप्त किया, ज्यादा मत याद रखिएगा, वही विजयी हो गया भाई, वही क्या हुआ, विजयी हो गया। तो इस तरह आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन यहां पर 50% क्या है, प्लस मतदान होना चाहिए। अब क्या होगा दोस्तों इसके लिए, तो इसके लिए होगी चरणबद्ध तरीके से मतगणना। किस तरह होगी, चरणबद्ध तरीके से मतगणना होगी। देखिए दोस्तों चरणबद्ध तरीके से कैसे मतगणना होती है, चरणबद्ध तरीके से मतगणना, चरणबद्ध तरीके से मतगणना, ठीक है, मतगणना होगी। अब यहां पर समझने वाली बातें हैं। जैसे दोस्तों यहां प्रथम चरण की गिनती शुरू, प्रथम चरण की गिनती शुरू। अब प्रथम चरण में यह देखा जाएगा, प्रथम चरण में यह देखा जाएगा कि कितने लोग अर्थात पहली पसंद ज्यादा बनाए हैं किसको। तो पहली पसंद में सबसे ज्यादा कौन है दोस्तों, अर्थात ए नंबर पर है, और बाकी सभी लोग क्या है दोस्तों, एक एक ही पहली चरण में मतलब पहले पसंद में है। तो जो ए है, याद रखिएगा, ध्यान से देखते जाइएगा, जो ए है आपका वह तो नंबर टॉप पर पहुंच जाएगा, लेकिन बी सी डी याद रखिएगा दोस्तों यह नीचे ही रहेंगे। अब देखिए, अब यहां पर ए मान लो पहले चरण की गणना में ने 50% से अधिक मत प्राप्त कर ले गया तो वह विजयी हो गया। अधिकतर आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, सिर्फ एक बार को छोड़ दिया जाए 1969 का बीबी गिरी जी का, तो सब पहले चरण की मतगणना में ही क्या हो गए हैं दोस्तों, विजयी हो गए हैं। लेकिन क्या होता है, मान लीजिए अगर 50% ये ना पाए, मान लीजिए भैया चलिए 40% ही इनका हिस्सा बनता है, तो दोस्तों यह कोई फिर विजयी नहीं होगा। अब क्या होगा, दूसरे चरण की राउंडिंग शुरू होगी, द्वितीय चरण की गिनती शुरू होगी और देखा जाएगा कि दूसरी पसंद सर्वाधिक किसकी बनी है। तो दूसरी पसंद ए और बी की है, दूसरी पसंद क्या है, ए और बी की नी नंबर टॉप पर बन रही है। अब देखिए यहां पर डी कहानी क्या है, द्वितीय पसंद में नहीं, इनको कोई पसंद ही नहीं करेगा, तो ये सबसे नीचे चले जाएंगे। और जब नीचे चले जाएंगे तो जब द्वितीय चरण की गिनती शुरू होगी तो द्वितीय चरण की गिनती में इनको बाहर कर दिया जाएगा, और जो ये मत प्राप्त किए हैं ना, इनके मत को सुरक्षित रख के, जी हाँ दोस्तों, ऊपर बांट दिया जाएगा। अगर बांट भी दिया गया और इस आधार पर भी जो पहले स्थान पर है वो पहले स्थान पर 50% प्लस मत प्राप्त कर लेता है, तो उसको क्या हो जाएगा दोस्तों, वह विजयी हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो दूसरे चरण की गिनती शुरू होगी और दूसरे चरण की गिनती फिर से स्टार्ट हो गई। अब स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, अगर जी हां दोस्तों ए ने 50% प्लस मत प्राप्त कर लिया तो यह विजयी हो जाएगा। अब अगर नहीं होगा तो फिर तीसरे चरण की गिनती होगी। अब तीसरे चरण की गिनती में जो अर्थात नीचे स्थान पर होगा उसे हटा करके नहीं दोस्तों, फिर उसके मत को नहीं क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। और इस स्थिति में भी जब क्या है दोस्तों, कोई 50% मत प्राप्त कर लेता है तो वह विजयी हो जाएगा। यह सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कोई प्रत्याशी 50% से अधिक मत नहीं प्राप्त कर लेता है। दोस्तों ऐसी स्थिति एक बार बनी थी, और यह स्थिति बनी थी कब, आपको हम बता दे, यह स्थिति बनी थी जब हमारे यहाँ 1969 का चुनाव होता है 1969 में, और बीबी गिरी जी, जी हाँ दोस्तों, बीबी गिरी जी जब क्या होता है चुनाव लड़ते हैं राष्ट्रपति का, तो दोस्तों आपको हम बता दें यह प्रथम चरण की गिनती में, जी हाँ दोस्तों, प्रथम चरण की गिनती में मत नहीं प्राप्त कर पाए। जी हाँ, कितना, 50% प्लस मत ये नहीं प्राप्त कर पाए। तब क्या होता है दोस्तों, द्वितीय चरण की गिनती होती, किसकी, द्वितीय चरण की गिनती होती है, और दूसरे चरण में यह मात्र 50% से थोड़ा सा अधिक प्राप्त किए, 50.2% मत इन्होंने प्राप्त किया, और दूसरे चरण की गिनती में यह क्या हो जाते हैं, विजयी होते हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी आपको दिखाई देते हैं, इनको प्लीज ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह शानदार बातें हैं अपने आप में। अब देखिए दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा कि राष्ट्रपति के लिए कितना मत प्राप्त करना है, और उस मत में से आधा
कितना होता है ये सारा तो देखना ही पड़ेगा ना। तो जी हाँ दोस्तों, फिर देर किस बात की, आइए देखिए। इसके लिए आपको विधायक का मत मूल्य निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको सांसदों का मत मूल्य निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ देना है और जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। जी हाँ दोस्तों, जितना आएगा वह आधा है, बस उससे एक भी पॉइंट ज्यादा हो जाएगा तो 50% प्लस में मत हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं यहां पर एक विधायक का मत मूल्य बराबर क्या होता है। एक विधायक का, ठीक है, एक विधायक का मत मूल्य बराबर, ठीक है, मत मूल्य बराबर है उस राज्य की कुल जनसंख्या, उस राज्य की, ठीक है, उस राज्य की कुल जनसंख्या। अब ये कुल जनसंख्या कब की होगी? ये कुल जनसंख्या जो होगी दोस्तों वह 1971 के जनगणना की होगी। किसकी? 1971 की जनगणना की होगी। 1971 के जनगणना की क्या कहानी है दोस्तों? 1971 की जो जनगणना की कहानी है वह ये बनती है कि आपको इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि जब हमारे देश में क्या होता है, अभी हाल ही में बहुत ज्यादा क्या हुआ दोस्तों, उत्तर भारत की जनसंख्या बढ़ी और दक्षिण भारत की जनसंख्या कम हुई। तब दक्षिण जनसंख्या वालों ने क्या कहा कि अगर जनसंख्या के आधार पर विधायकों का मत मूल्य निकाला जाता है तो हम दक्षिण भारतीयों ने क्या किया, देश के लिए कुर्बानी की है, हमने देश के प्रगति में नहीं, जी हां दोस्तों, जनसंख्या को बाधा नहीं बनने दिए हैं। और आज आप जनसंख्या के आधार पर मत मूल्य और विधायकों का मत मूल्य निकाल रहे हैं। तब कहा गया नहीं भाई टेंशन ना लो, आपके साथ भी न्याय होगा और 1971 के जनगणना के आधार पर ही क्या होगा दोस्तों, जी हां दोस्तों, मत मूल्य निकाला जाएगा। जी हां, तो क्या एक विधायक का मत मूल्य बराबर उस राज्य की कुल जनसंख्या बटे, ठीक है, या अपान, ठीक है, उस राज्य की, ठीक है, उस राज्य की कुल निर्वाचित, जी हां दोस्तों, कुल निर्वाचित विधानसभा के सदस्य, कुल निर्वाचित विधानसभा के सदस्य, याद रखिएगा, के सदस्य और पूरे के बटे 1/1000, 1000, याद रखिएगा, 1/1000। तो इतना होता है दोस्तों। अब देखिए, मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश में रहते, चलिए कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, जी हाँ दोस्तों, कितना थी, कब, 1971 में। नहीं तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या 1971 में थी वह 8,38,00,000, जी हां दोस्तों, 49,905 थी। कितना थी, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 8,38,49,905 थी उस समय जनसंख्या। और कुल निर्वाचित सीट अभी चलेगा 403। जब इसको 403 से भाग दोगे तो लगभग 208 आता है। तो हमारे यहां उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य, ठीक है, एक विधायक का मत मूल्य जो होता है दोस्तों, एक विधायक का मत मूल्य, कहां के मत मूल्य दोस्तों, मत मूल्य ये कहां के है, तो यह उत्तर प्रदेश के है, ठीक है। एक विधायक का मत मूल्य कितना है, 208 है। अब देखिए, अगर एक विधायक का मत मूल्य 208 है उत्तर प्रदेश के, तो अब आप हमारे यहां कुल कितने विधायक हैं, 403 विधायक हैं। कितने हैं, 403। गुणा कर दीजिए, उत्तर प्रदेश के समस्त विधायकों का मत मूल्य क्या हो जाएगा दोस्त, आपके पास मिल जाएगा। नहीं, इसी तरह आप समस्त राज्यों की जनसंख्या को देखेंगे 1971 की, और फिर उसके बाद वहां विधायकों की संख्या देखेंगे, उनको क्या करेंगे, भाग देंगे, मतलब याद रखिएगा, भाग देंगे और भाग देने, इसके बटे 1000 है, याद रखिएगा, नहीं, इसके बटे 1000 है, यहां पर ध्यान देते रहिएगा। तो दोस्तों आपको पता होगा, अब आप इतना 403, यहां पर 2-3 जीरो भी बढ़ा दीजिए तो भी
चल जाएगा, जब इससे भाग देंगे तब आपको 208 मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपको नहीं फिर समस्त राज्यों के विधायकों का मत मूल्य प्राप्त हो जाएगा ना। जैसे आप अगर देखना चाहें तो जैसे क्या होता है दोस्तों, बिहार के एक विधायक का मत मूल्य कितना है पता है आपको? 173 है। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य आपको पता है 129 है। जी हाँ दोस्तों, आपको फिर तमिलनाडु का पता है? तमिलनाडु जैसे हो गया, तमिलनाडु अभी चर्चा का विषय रहा इसलिए लिखा रहा हूं। तमिलनाडु के एक विधायक का मत मूल्य इस समय 176 है। केरल भी चर्चा का रहा विषय है, तो केरल में एक विधायक का मत मूल्य 152 है। तो इस तरह आप देख रहे होंगे दोस्तों, जब समस्त राज्यों के विधायकों का मत मूल्य निकालेंगे तो संख्या कितना आएगी पता है आपको दोस्तों? अगर आप जान जाएंगे ना तो एकदम खुश हो जाएंगे। कितना है? 5,49,495 है। ठीक है ना दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, समस्त राज्यों के विधायकों का मत मूल्य, विधायकों का कुल मत मूल्य बराबर, ठीक है, बराबर 5,49,000, जी हाँ दोस्तों, 495। जी हाँ दोस्तों, 549,495, ठीक है, 5,49,495 है समस्त राज्यों के विधायकों का मत मूल्य। अब देखिए दोस्तों, समस्त राज्यों का विधायकों का मत मूल्य प्राप्त हो गया। अब अगर आपको सांसदों का मत मूल्य प्राप्त हो जाए, जी हाँ दोस्तों, दोनों को जोड़ दीजिए तो पता चल जाएगा कि राष्ट्रपति के, जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन में नहीं आखिर कुल कितना मत पड़ता है। तो आइए दोस्तों, अब तो हमने विधायक का निकाल लिया, अब यहां सांसद का निकाल लेते हैं। दोस्तों एक बात आपको जरूर याद दिलाएंगे, हर राज्य के विधायकों का मत मूल्य अलग अलग है। जी हाँ दोस्तों, सबसे कम सिक्किम के विधायक का मत मूल्य 7 से 8 के आसपास आता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश 208 है। अगर जनगणना 2011 को देखेंगे ना तो 496 पहुंचेगी एक विधायक का मत मूल्य, लेकिन वर्तमान में कितना है? वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 208 है एक विधायक का मत मूल्य, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, समस्त सांसदों का मत मूल्य निकाल लेते हैं। तो सांसद का मत मूल्य कैसे निकलता है दोस्तों? याद रखिएगा, सांसद का मत मूल्य बराबर, ठीक है, मत मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों? समस्त विधायकों का मत मूल्य, समस्त विधायकों का मत मूल्य और बटे क्या दोस्तों? कुल निर्वाचित सांसद, कुल निर्वाचित सांसद। अब देखिए दोस्तों, समस्त विधायकों का मत मूल्य कितना है? आप जानते हैं कि 5,49,000, जी हाँ दोस्तों, 495 है। अब कुल सांसद निर्वाचित कितने हैं? 776 है। जी हाँ दोस्तों, जब भाग दोगे ना तो आपको पता होना चाहिए 708 आएगा। एक सांसद का मत मूल्य कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? एक सांसद का मत मूल्य जो होगा वह आपको पता होना चाहिए 708 होगा। अब अगर एक सांसद का मत मूल्य, ठीक है, ध्यान समझिएगा, एक सांसद का मत मूल्य कितना है भैया? मत मूल्य, जी हाँ दोस्तों, यहां मत मूल्य लिख लीजिएगा, मत मूल्य 708 है। तो अगर आपको समस्त सांसदों का मत मूल्य निकालना होगा तो जी हाँ दोस्तों, 776 से गुणा कर दीजिए, आपके समस्त, जी हाँ दोस्तों, सांसदों का मत मूल्य प्राप्त हो जाएगा। और यह कितना निकल करके आएगा कोई बताएगा? तो 5 लाख, जी हाँ दोस्तों, 49,408
आएगा। कितना आएगा? 5,49,408 आएगा समस्त सांसदों का मतमूल, समस्त सांसदों का मतमूल। अब देखिए दोस्तों, हमें सांसदों का समस्त मतमूल्य मिल गया, विधायकों का समस्त मतमूल्य मिल गया, दोनों को जोड़ दीजिए ना मेरे भाई। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुल कितना मत पड़ता है आपको खुद सामने आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, समस्त मत, ठीक है, समस्त मत, ठीक है, समस्त मत। चलिए ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में पड़े कुल मत, जी हाँ दोस्तों, कितना होता है आपका? सांसदों का याद कर लीजिए, विधायकों का है 5,49,000, जी हाँ दोस्तों, 495, और सांसदों का मत मूल्य कितना है? 5,49,408। दोनों को जोड़ दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा? 8 5 13, जी हाँ दोस्तों, 9 1 10, 4 4 8 1 9, जी हाँ, 4 4 8 1 9, 9 दूनी 18 1, जी हाँ दोस्तों, 18 के 8, 4 4 8 1 9, 5 1 10। कितना हुआ? 10,98,903 मत पड़े हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। कुल इतने मत पड़ता है, इससे एक भी अभी ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जिस दिन राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो कुछ सांसद के, जी हाँ दोस्तों, किसी के यहाँ मान लो शादी फंक्शन पड़ गई, या किसी के यहाँ कोई बीमार हो गया, कोई खुद बीमार है, या कोई देश विदेश की यात्रा पर है, इस तरह में कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता है। तो 10,98,903 हुआ, और 10,98,903 को क्या कर दीजिए दोस्तों? 2 से भाग दे दीजिए, अपने आप जितना आएगा, जी हाँ दोस्तों, उससे प्लस कर दीजिए, एक भी पॉइंट प्लस कर दीजिए, समझिए राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया बंदा। बातें समझ में आई क्या दोस्त? अगर बातें समझ में आई हो तो एक बार इसे प्लीज अच्छे से और समझ लीजिएगा, ताकि कभी जिंदगी में आप ना भूलें। मैं चाहता हूं कि आप कभी ना भूलें इन सब चीजों कहने, तो जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद रहे। अगर कोई पूछता है तो पूरा डाटा दे दो, सामने वाला बंदा भी क्या हो जाए? खुश हो जाए देख करके कि अरे वाह क्या बात है, बंदे में है कुछ दम। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यही तो कहलाएगा बाजीराव सिंघम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस तरह आपने देखा कि यह कितना महत्वपूर्ण पार्ट था। आगे आए दोस्तों, चलिए अनुच्छेद 55 पर बात हो गई है, अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 56 पर। जल्दी जल्दी अब बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि यहां से बातें बहुत अभी करनी है। अनुच्छेद 56 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 56 में 2 बातों का उल्लेख है। जी हाँ, जो विशेष बात है वह राष्ट्रपति के कार्यकाल का है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। कहां पर? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। याद रखिएगा, कार्यकाल का उल्लेख है। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अनुच्छेद 56 के अनुसार आपको बता दे 5 वर्ष होता है। ये 5 वर्ष कब से लिया जाएगा? जिस दिन से राष्ट्रपति अपना शपथ लेगा उस दिन से होगा दोस्तों, याद रखिएगा। नहीं, अगर मान लीजिए किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद जो है वह रिक्त होता है, क्या रिक्त होता है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, जो रिक्त पद हुआ है और नया राष्ट्रपति आया है, वह टोटल 5 वर्ष के लिए बैठेगा। ये नहीं कि जितना बचा हुआ कार्यकाल है उतने के लिए, तो ऐसा नहीं है। बचे हुए कार्यकाल के लिए यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ जब भी नया राष्ट्रपति पद धारण करेगा तो वह पूरे 5 वर्ष के लिए पद धारण करेगा। इस तरह की बातें हैं, आपको ध्यान देने वाली बातें। अगला क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिए, इसमें पहली बात तो ये थी। दूसरी बात क्या है दोस्तों? राष्ट्र
राष्ट्रपति पर, देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत शानदार बात, जो किताब मरभी भी जल्दी से छानने में नहीं मिलती है, वह भीम सर के साथ या स्टडी 91 परिवार के साथ जुड़ने से मिलती है। देखिए थोड़ा यहां से क्या है, राष्ट्रपति का जो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखे होंगे आप, नाम सुने होंगे क्या, महाभियोग किस कारण आता है, ध्यान से समझिएगा। आप महाभियोग अनुच्छेद 61 याद आ रहा होगा तो आप कहेंगे सर क्या कर रहे हैं, सर एकदम क्या 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 बता दे रहे हैं, दिमाग नहीं समझ में आ रहा है। मैं बता रहा हूं ना, टेंशन क्यों लीजिए दोस्तों। अनुच्छेद 56 में दो बातों का उल्लेख है, नंबर 1 राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है, और नंबर 2 राष्ट्रपति पर महाभियोग किस कारण से लाया जाएगा, इस बात का उल्लेख है। किस कारण से लाया जाएगा, इस बात का उल्लेख है। अब कहोगे सर अनुच्छेद 61 में क्या है, फिर आप ऐसा बता दिए, तो वहां पर क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया है, कहां कहां से गुजरेगा महाभियोग, वह बातें हैं वहां पर, दोनों में अंतर है, डिफरेंस है, याद रखिएगा। किस कारण से आएगा उसका उल्लेख कहां है, तो उसका उल्लेख याद रखिएगा अनुच्छेद 56 में है। किस कारण से आता है, संविधान का उल्लंघन या फिर अतिक्रमण, दो शब्द हैं याद रखिएगा। कौन कौन से, संविधान के, जी हां दोस्तों, संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन है या फिर संविधान का अतिक्रमण है, संविधान का अतिक्रमण किया हो, जी हां, यही दो शब्द हैं याद रखिएगा। इस कारण से महाभियोग लाया जाता है, लेकिन लाने की प्रक्रिया कहां है, अनुच्छेद 61 में है, जो अभी आगे मैं बात करने वाला हूं। बातें समझ में आई क्या, अनुच्छेद 56 समझ में आया क्या? अगर दोस्तों समझ में आया है तो फिर आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 57 क्या कहता है, अनुच्छेद 57 आपको पता नहीं होगा, अनुच्छेद 57 में साफ साफ, जी हां दोस्तों, पुनर्नियुक्ति की बात की गई है। किसकी, पुनर्निर्वाचन भी कह सकते हो, पुनर्निर्वाचन का बात किया गया है। जी हां दोस्तों, पुनर्निर्वाचन। अब ये क्या है, पुनर्निर्वाचन क्या है, पुनर्निर्वाचन का मतलब ये है कि दोस्तों हमारे यहाँ कोई भी नागरिक कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, सांस चलती रहे, राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाए, वह राष्ट्रपति रहेगा, यह याद रखिएगा दोस्तों। तो कितनी बार भी बन सकता है, अनगिनत बार, मतलब कोई ये नहीं, जिस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका में कहा गया कि एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, यही प्रोसेस चाइना में था, जो अब बदल करके अनिश्चित समय तक के लिए कर दिया गया है कि मरते दम तक, याद रखिएगा। यही प्रोसेस रूस में था, जो बदल बदल कर, जी हां दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन को बार बार बनाया जा रहा है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में अभी बदलाव नहीं हुआ है। और हमारे यहां क्या है दोस्तों, कोई भी राष्ट्रपति अनगिनत बार बन सकता है, कोई सीमा नहीं है कि 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार, ऐसा कहीं नहीं उल्लिखित है अनुच्छेद 57 में। साफ साफ हम बता दें, अभी तक सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहां से भैया, बड़े उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, बिहार से बिलोंग करते थे, और यही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल पूरा किया है। किसने 2 कार्यकाल पूरा किया है अभी हाल, जी हां दोस्तों, अभी तक कोई राष्ट्रपति नहीं। कौन सा कार्यकाल है दोस्तों, 1952 से लेकर के, जी हां दोस्तों, 1957 एक कार्यकाल रहा है, और दूसरा कार्यकाल रहा है, जी हां, 1957 से 1962 है। अगर ये देखा जाए कि ये और भी राष्ट्रपति रहे हैं, कब रहे दोस्तों, 24 जनवरी 1950 से, 24 जनवरी 1950 से फरवरी 1952 तक। कब तक, फरवरी 1952 तक। यह जो 2 साल बीच का रहा है दोस्तों लगभग, वह अंतरिम सरकार के रूप में क्या हुए थे, राष्ट्रपति बने थे। अंतिम मतलब समझते हैं ना, काम चलाऊ, क्या काम चलाऊ है, याद रखिएगा, जिसका उल्लेख कहां
पर है अनुच्छेद 380 में था। कितने में? अनुच्छेद 380, जो अब क्या कर दिया गया है दोस्त? हटा दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो यहां से भी बातें आपको समझना जरूरी होता है मेरे दोस्त। क्यों नहीं जरूरी है? अगर ये सारी बातें आप समझते हैं तो नो डाउट्स आगे आपको अच्छा लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अगली बात करते हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 क्या कहता है? अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की अर्हताओं से संबंधित, योग्यता से संबंधित बात करता है। किससे संबंधित? अर्हताएं कहिए या फिर योग्यता कहिए। राष्ट्रपति की किससे संबंधित है दोस्तों? राष्ट्रपति की योग्यता। क्या होती है राष्ट्रपति की योग्यता? याद रखना, या अर्हताएं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न, जी हां दोस्तों, योग्यता होनी चाहिए। सबसे नंबर 1, भारत का नागरिक हो। गर्व के साथ ये नाम को लिया करो, भारत का नागरिक हो दोस्त। जिस देश में जियो उस देश के लिए मरो। सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म। सबसे बड़ा धर्म कौन? राष्ट्र धर्म। अगर आपके अंदर राष्ट्र धर्म नहीं है तो दोस्त आप कभी भी अपना विकास तो कर सकते हैं लेकिन देश का विकास नहीं कर सकते हैं। और अगर देश का विकास नहीं किया तो जिन लोगों के लिए आप बना रहे हैं, याद रखिएगा दोस्तों, वह भी बेकार ही है। क्योंकि याद रखना, राष्ट्र प्रेम सबसे बड़ा प्रेम होता है। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। न्यूनतम आयु, जी हां दोस्तों, न्यूनतम आयु कितनी हो? न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। 35 वर्ष से अगर एक दिन भी कम रहा और अगर बंदा पर्चा भरने गए, मतलब नामांकन कराने, तो तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। ये बातें आपको समझना चाहिए था। साथ ही साथ दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। बनने की योग्यता रखता हो। यहां से भी समझ में आ रहा हो दोस्तों। वहां पर क्या लिखा रहेगा? अगर आपको फंसाना चाहेगा तो वह लोकसभा का सदस्य हो, ऐसा। जी नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, ये ऐसे पद हैं जो कहीं पर किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और अगर है भी तो उसे तत्काल छोड़ना पड़ेगा दोस्त। याद रखिएगा, एक ही पद धारण कर सकते हैं। तो लोकसभा के सदस्य बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। और चौथा पॉइंट, किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। ये भी बातें ध्यान से समझिए। अब आप कहेंगे सर हमको यह बताइए ऐसे कौन कौन से पद हैं जो लाभ के पद हैं और ऐसे कौन कौन से पद नहीं हैं जो लाभ के पद नहीं हैं। चलिए दोस्तों इस पर भी समझ लेते हैं। बड़ी छोटी सी भाषा है दोस्तों, याद रखिएगा। एक आपने सुना होगा जया बच्चन बनाम भारत संघ मामला 2006। जया बच्चन बनाम भारत संघ मामला 2006। जया बच्चन का नाम सुने हैं क्या? अमिताभ बच्चन जी की वाइफ हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, जया बच्चन आपको पता होना चाहिए लगातार कई बार से नहीं, जी हाँ दोस्तों, वह सांसद हैं। यह बातें आपको समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? दोस्तों जया बच्चन को आपको समझ में आना चाहिए था कई बार। जी हाँ दोस्तों, वह जब पद पर रही हैं तो एक बार मामला 2006 में आता है कि जया बच्चन जब पद धारण किए हैं तो वह लाभ के पद को भी धारण किया है, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ? उनकी सदस्यता रद्द हुई। जिसके कारण क्या हुआ? उनकी सदस्यता रद्द हुई। अंततः जया बच्चन क्या करती हैं दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं तो लाभ के पद को निर्धारण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? भैया इस पर कानून संसद बनाएगा। इस पर कानून कौन बनाएगा?
बनाएगा, संसद बनाएगा कि कौन पद लाभ का पद है, कौन पद लाभ का पद नहीं है। अंततः आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय पर जया बच्चन बनाम भारत संघ मामले के मामले में अंततः मामला संसद के पास जाता है और संसद ने क्या कहा भैया, निकाल करके लाया लाभ के पद के लिए कि जी हां दोस्तों, जो हमारा क्या है, अर्थात आपको पता होना चाहिए कि जो संघ के मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और साथ ही साथ संघ के मंत्री हो या फिर केंद्र के मंत्री हो, ये लाभ संघ के मंत्री हो या फिर राज्य के मंत्री हो, यह लाभ के पद नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, उस समय आपके एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे जब यह क्या है, अर्थात विधेयक पास हो करके राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सोच में पड़ जाते, भैया क्या करूं, हां करूं कि ना करूं। तब आपको पता होना चाहिए यहां पर अंततः पुनः विचार के बाद जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तभी निकल करके आता है दोस्तों ऐसे पद जो लाभ के पद नहीं है, वह है राष्ट्रपति, वह है उपराष्ट्रपति का पद। याद रखना, किसका, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, किसका, राज्यपाल का पद। फिर उसके बाद अगर आपको समझ में आ रहा हो तो संघ के समस्त मंत्री और राज्य के समस्त मंत्री, किसके, राज्य के समस्त मंत्री लाभ के पद नहीं होंगे दोस्तों। बाकी लाभ के पद आपके जितने भी हैं वो सब माने जाएंगे और जहां तक प्रशासनिक इकाई की बात किया जाए तो वह भी लाभ के पद के दायरे में आएंगे। देख लो आप, ये है हमारे देश की राजनीति। कोई 50,000 पा रहा है, कोई 25,000 पा रहा है, वो लाभ के दायरे में है, लेकिन जो 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख डबल डबल पा रहे हैं दोस्तों, लाभ के पद में नहीं है। याद रखिएगा, ये है स्थिति। अब समझ लीजिए दोस्तों, लेकिन क्या करोगे, संविधान है, जो बोलता है वो करना पड़ता है। तो इस तरह दोस्तों आपको समझना चाहिए। जब रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं तो आपको पता होना चाहिए रामनाथ कोविंद जी कौन, रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति बनते हैं, जी हाँ दोस्तों 2017 में, तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा दोस्तों, उससे पहले वो बिहार के राज्यपाल रहते हैं। क्या रहते हैं, बिहार के राज्यपाल रहते हैं। वह अपने पद से इस्तीफा देते हैं, अपने पद से क्या देते हैं, इस्तीफा देते हैं। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर वह इस्तीफा ना भी देते तब भी क्या होता दोस्तों, अगर लड़ते चुनाव तो जीत ही जाते, तब भी लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने दिया। याद रखिएगा, क्योंकि वो जानते थे, क्या जानते थे कि भैया हमें जीतना तो है ही है, क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत से सदन में आई थी दोस्तों। याद रखिएगा, इस तरह आप यहां से बातें समझ सकते हैं ना। तो इस तरह ये बातें आपको अनुच्छेद, जी हाँ दोस्तों 58 से संबंधित। लेकिन दोस्तों कुछ चीजें आपको हम बताना चाहते हैं। ये योग्यता तो है, इसके अतिरिक्त भी कुछ और चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या चाहिए, जो भी उम्मीदवार होगा या प्रत्याशी होगा, जब वह राष्ट्रपति का नामांकन भरने जाएगा तो उसको क्या होना चाहिए दोस्तों, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। कितना, 50 प्रस्तावक और 50 दोस्तों ये प्रस्तावक हैं, ठीक है, याद रखिएगा 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, मतलब 50 लोग सिर्फ हाँ कह दे, सहमत दे दे, और 50 लोग क्या कर दे दोस्तों, लिखित रूप से दे दे। तो इस तरह 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, कहने का मतलब ये सांसद और विधायक में से कोई भी हो सकते हैं, सांसद और विधायक में से कोई भी हो सकते हैं। याद रखिएगा 100 सदस्य। लेकिन आपको बता दे,
जो ये 100 विधायक या सांसद में से कोई भी होंगे, यह वही होंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, जो राष्ट्रपति के क्या है, चुनाव में भाग लेंगे। ऐसे नहीं कि बेफालतू लोगों को लेकर आ जाइए, तो वही लोग होंगे जो चुनाव में भाग लेंगे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, इसीलिए जो आम पब्लिक है, हमारे पापा जी हैं, आपके पापा जी हैं, ठीक है, हमारे चाचा जी, आपके चाचा जी, या समाज में कई लोग जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनके सपने क्या हो जाते हैं, जी हाँ दोस्तों, यहीं पर टूट जाते हैं। पहले आपको शुरू में बता दें, जब देश आजाद हुआ था उस समय प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या बहुत थोड़ी थी दोस्तों, मात्र 2। अब आप समझ सकते हैं 1 और 2 पर कहानी कैसे बन रही थी। तो इस तरह यहां से नहीं आप राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में समझ सकते हैं। जो आम पब्लिक होती है वह क्यों नहीं लड़ पाती, वो यही है। आप कितने सांसद विधायक आपके अंडर में काम करते, आप बताइए, ठीक है। साला एक भी सांसद या विधायक अगर काम करता होता तो दोस्तों आज गांव की यह स्थिति नहीं होती, गांव में आज अच्छी सड़कें होती, गांव में आज अच्छे से बिजली आती होती। लेकिन कोई भी सांसद होता है जब जीतता है तो वह गांव की तरफ तो देखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जी हाँ दोस्तों, जो भरकम रुपए लगाकर बंदे ने जीता है उसको भरेगा कैसे। यही मेरे देश की स्थिति आज जो सबसे गड़बड़ी है वह यहीं से है दोस्तों, याद रखिएगा। वह क्या है, यहीं से गड़बड़ है। जो टिकट लेते हैं, करोड़ों में टिकट खरीदते हैं, फिर वो करोड़ का 2 करोड़ बनाना चाहते हैं ना, कारण यही है। आपको समझना चाहिए दोस्तों। और हम लोग भी इतने नादान हैं कि जो बंदा क्या होता है, पैसे देकर टिकट खरीदता है, उसी को क्या करते हैं, चुपचाप मतदान कर देते हैं। जो पढ़ा लिखा शिक्षित क्या होता है, निकल करके आता है, हम उसे कभी भी मतदान जल्दी नहीं करते, निर्दलीय लड़ता है ना बंदा, वो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह दोस्तों आप समझिए, फिल्म नायक का अनिल कपूर जैसे सपोर्ट करिए यार, थोड़ा सा यहाँ से भी बातें तो समझना चाहिए था। तो देख लीजिए आप लोग, तो सांसद या विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होते हैं दोस्तों, 50-50 कुल मतलब 100 चाहिए। और साथ ही साथ है आपको पता होना चाहिए, जो जमानत राशि होती है वह 15,000 रुपए होती है। कितना? जमानत राशि जो होती है वह 15,000 रुपए होती है। यह जमानत राशि आरबीआई में भी जमा की जाती है या फिर सरकारी खजाने में भी जमा की जा सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, यह 15,000 जमानत राशि अगर आप कुल मत का 1/6 नहीं प्राप्त करते हैं तो जमानत जब्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, और इस बार नहीं, जब 2014 में चुनाव हुआ था ना, तो कई पार्टियों की जमानत राशि जब्त हुई थी, क्योंकि उस समय सिर्फ एक ही नाम बोला था, मोदी मोदी मोदी। याद रखिएगा दोस्तों, उसमें बीएसपी पार्टी भी आती है, याद रखिएगा, जो बहुत बड़ी पार्टी है, उन पार्टियों के भी सदस्यों की क्या हुई थी, जमानत राशि जब्त हुई थी। तो इस तरह आप देख सकते हैं, यह ज्यादातर सभी चुनाव में 1/6 ही रखा गया है जमानत राशि कहानी। 1997 से पहले जो प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या थी वह सिर्फ 10 थी, लेकिन 1997 के बाद क्या कर दिया गया दोस्तों, इसको बढ़ा दिया गया। 1997 के बाद क्या कर दिया गया, इसको बढ़ा दिया गया। और साथ ही साथ आपको बता दे, जो जमानत राशि थी उसका भी राशि बढ़ा दी गई है। तो इस तरह आप यहाँ से समझ सकते थे। ये था पूरा कहानी दोस्तों। आगे चले, अगला अनुच्छेद लेते हैं, अनुच्छेद 59। कौन सा अनुच्छेद? जी हाँ दोस्तों, 59 में क्या क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति पद की जो दोस्तों एक तरह से गरिमा है, एक तरह से शर्त है, उसका उल्लेख है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति पद की, ठीक है, राष्ट्रपति पद की गरिमा या फिर शर्त का उल्लेख है। किसका? शर्त का उल्लेख। जी हाँ दोस्तों, क्या है राष्ट्रपति पद की गरिमा का और शर्त का उल्लेख? बस एक छोटी सी शर्त है दोस्तों, क्या है? जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है, जी हाँ दोस्तों, वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे। याद रखिएगा,
राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, याद रखिएगा दोस्तों, नहीं होता है। दूसरी ये है दोस्तों, बहुत मस्त गरिमा दी गई है, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहेंगे, अपने पद पर रहेंगे तब तक, ठीक है, तब तक उनके वेतन में कटौती नहीं की जाएगी, कटौती नहीं की जाएगी, याद रखिएगा, कटौती नहीं की जाएगी, कटौती नहीं की जाएगी, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा 5 लाख रुपए है तो वह हमेशा मिलता रहेगा, ये बातें भी आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना दोस्तों, याद रखने वाली बातें हैं, बहुत समझदारी वाली बातें हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलें आगे चलते हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं, अनुच्छेद 60, जहां से लगातार प्रश्न आते हैं उन पर भी तो बातें करना चाहिए ना। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 क्या कहता है? अनुच्छेद 60 आपका देखने वाली बातें हैं, क्या कहता है आपको पता होना चाहिए। इसमें राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है, राष्ट्रपति पद की, ठीक है, राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख। जी हाँ दोस्तों, शपथ का उल्लेख है। अब शपथ का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 60 में है। जी हाँ, प्रश्न ये पूछता है कि राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेते हैं। प्रश्न ये पूछता है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। प्रश्न ये पूछता है क्या राष्ट्रपति पद की जो शपथ है एक डेट है, क्या वह निर्धारित है या फिर नहीं है। दोस्तों नहीं है तो क्यों नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हमारे यहाँ राष्ट्रपति जो पद शपथ लेते हैं वह किस बात की शपथ लेते हैं, तो राष्ट्रपति संविधान के प्रति, जी हाँ दोस्तों आपको पता होना चाहिए, संविधान के प्रति, जी हाँ दोस्तों, रक्षा की शपथ लेते हैं, लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं, प्रतिरक्षा की शपथ लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों याद रखने वाली बात है, जब यह शपथ लेते हैं तो रक्षा प्रतिरक्षा, जी हाँ ऐसी शपथ लेते हैं क्योंकि बहुत शानदार बातें निकल करके आती हैं, ठीक है। और शपथ इनको दिलाता कौन है, तो शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं है अपने पद पर तो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश, याद रखिएगा दोस्तों, अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश इनको शपथ दिला सकता है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से प्रश्न कई बार बनते हैं, इनको देख लीजिएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दे, राष्ट्रपति जो हमारे हैं वह 1977 से 25 जुलाई को ही शपथ लेते आ रहे हैं, लेकिन इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति 20 जनवरी को ही शपथ लेंगे, यह उल्लिखित है उनके संविधान में। तो जी हाँ दोस्तों याद रखने वाली बातें हैं। तो शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के, याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के, जी हाँ दोस्तों मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश 1977 से लगातार 25 जुलाई को शपथ लेते आ रहे हैं, लेकिन संविधान में उल्लिखित नहीं है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बड़ी अच्छी सी बात है। क्या अच्छी सी बात है? जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वह किस बात की शपथ लेंगे, तो संविधान के प्रति, संविधान के
प्रतिरक्षा और लोगों के कल्याण की शपथ लेते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि यह कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं ना। यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, यहाँ से भी बातें आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप देख रहे हैं कि यह कितना शानदार सेशन है। अब आते हैं अनुच्छेद 61 है, महाभियोग को समझते हैं। किसको? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया याद रखिएगा दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया। अब आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, जो हमारे है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आती है वह कहाँ से ली गई है? तो यूएसए के संविधान से ली गई है। जी हाँ, महाभियोग शब्द सिर्फ और सिर्फ शब्द जो है, ये महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अब महाभियोग की प्रक्रिया अर्थात कहां से आएगी दोस्तों? तो संसद में आएगी। यहां पर विधानसभा का कोई मतलब नहीं, विधान परिषद से कोई मतलब नहीं, ठीक है। संसद में आएगी। संसद के दोनों सदनों में से, चाहे लोकसभा हो या फिर दोस्तों राज्यसभा हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में आ सकती है। जिस भी सदन में आएगी, मान लीजिए लोकसभा में आती है तो 1/4 सदस्य लोकसभा के इस पर सहमति देंगे, या फिर राज्यसभा में आएंगे तो कुल उपस्थित सदस्यों का 1/4 सहमति देंगे। अगर इन्होंने सहमत दे दिया दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, फिर महाभियोग प्रक्रिया लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। किसको दी जाएगी? राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। अब देखिए, जब राष्ट्रपति को क्या दी जाएगी? सूचना दी जाएगी। राष्ट्रपति या तो स्वयं उपस्थित हो सकते हैं या कोई अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। देखते रहिएगा दोस्तों, मतलब सदन में उपस्थित होने की पूरी क्या है? शक्ति है। अपने बचाव के लिए राष्ट्रपति, जी हाँ दोस्तों, बातें रख सकते हैं। इस तरह की बातें भी समझ लीजिए। लेकिन दोस्तों अब क्या होगा? अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जिस भी सदन में आया है उस सदन का अध्यक्ष, उस सदन का क्या है? अध्यक्ष इसको सूचना देगा, याद रखिएगा। जी हाँ, अगर राज्यसभा में आया है तो सभापति। कौन? सभापति। अब दोस्तों अगर यहां से बातें समझते जाइएगा, जिस भी सदन में आया है उसके 2/3, जी हाँ दोस्तों, सदस्यों की बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित होता है तब फिर यह दूसरे सदन में जाएगा। मान लीजिए लोकसभा से पास हुआ तो राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा इस प्रस्ताव को खारिज भी कर सकता है या फिर इस प्रस्ताव को, जी हाँ दोस्तों, देखने के लिए सही है या गलत एक जांच समिति भी गठित कर सकता है। एक जांच समिति भी क्या कर सकता है? गठित कर सकता है। और अगर सब कुछ सही रहा और समिति ने भी गठित होने के बाद सही बता दी और राज्यसभा भी क्या है दोस्तों, अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। अब दोस्तों कुछ बच्चे कहेंगे अगर ना छोड़े तो क्या उनका राज चलता है क्या? जी हाँ दोस्तों, छोड़ना ही पड़ेगा। ये बातें आपको समझना है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चिंदी चोरी जैसे प्रश्न भी आते। चिंदी चोरी जैसे प्रश्न है कि सर ये बताइए, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चल रहा था तो क्या राष्ट्रपति उस समय विदेश यात्रा पर जा सकते
सकते हैं? अरे बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चल रहा था, जो भी विधेयक उनके पास गए हैं उन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह की बात, जब तक किसी अपराधी का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वह मुलजिम नहीं है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। जब सिद्ध हो जाएगा तब माना जाएगा कि हाँ गलत है कि सही है। तो यहां से भी बातें आपको समझने वाली थी, जानना चाहिए था। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग आता है दोस्तों, इसको अर्ध न्यायिक, जी हाँ दोस्तों, क्वासी जुडिशरी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, महाभियोग की प्रक्रिया को अर्ध न्यायिक, ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है, याद रखिएगा। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है, क्वासी जुडिशरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों अर्ध न्यायिक प्रक्रिया? क्योंकि आप जानते हैं यहाँ जो जांच समिति बनाती है सही या गलत की, वह संसद बनाती है, मतलब सदन बनाता है संसद का। और दोस्तों सही गलत किसी को ठहराने का जो न्याय की बात आती है वो किसके पास है? न्यायालय के पास है। इसलिए इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में याद रखिएगा दोस्तों, इसमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ऐसे प्रश्न भी आते हैं दोस्तों। आज तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के कारण पद से नहीं हटाया गया है। इस तरह दोस्तों अपने संविधान की एक तरह से यह बहुत बड़ी खूबसूरती है, आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़ी खूबसूरती है। और आज तक जहां तक मैं देख रहा हूं दोस्तों, यह अपने संविधान में सबसे अच्छा भी माना जाता है कि हमारा राजा कभी गलत सिद्ध नहीं हुआ। और अभी आपने देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग प्रक्रिया, जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी आवाज सिलसिला उठता है ना। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण बातें थी, इनको जानने के लिए, जी हाँ दोस्तों, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। एक बात और बताऊंगा जो शायद किताब में लिखी ना मिले, इसीलिए तो जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ नया मिले तभी तो मजा आता है ना, नया नहीं मिलेगा तो कैसे? याद रखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है दोस्त, इसको याद रखिएगा नी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो इस तरह था दोस्तों यह पूरी बातें महाभियोग प्रक्रिया को लेकर के जो लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 61 हो गया है, अब बात करेंगे अनुच्छेद 62 की। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 62 क्या कहता है? अनुच्छेद 62 क्या कहता है? अनुच्छेद 62 तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अनुच्छेद 62 में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है आपको पता होना चाहिए। यहां पर राष्ट्रपति की रिक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहां से देख लीजिएगा, राष्ट्रपति पद की रिक्ति की पूर्ति से संबंधित प्रावधान, याद रखिएगा दोस्तों, संबंधित प्रावधान दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, आपको समझना चाहिए, जैसे क्या होता है, किसी कारणवश जैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, किसी कारणवश क्या हो जाए, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, कारण मृत्यु हो जाए, ठीक है दोस्तों, त्याग पत्र दे दें। त्याग पत्र अपना किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को। या फिर दोस्तों, या फिर अचानक से आपका नहीं क्या है, चुनाव आयोग इनको गलत सिद्ध कर दे। या फिर दोस्तों आपको पता होना चाहिए महाभियोग, ठीक है, महाभियोग
प्रक्रिया के कारण क्या है, अर्थात पद से हटा दिए गए हो। तो इन कारणों से क्या होता है दोस्तों, आपके जब पद रिक्त होता है तो साफ साफ लिखा है अनुच्छेद 62 में 6 माह के अंदर पहली बात ध्यान दीजिएगा, चुनाव कराया जाएगा। लेकिन जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक भारत के अनुच्छेद 65 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति क्या करेंगे दोस्तों, इस पद के निर्वहन करेंगे। अब अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पद की क्या करेंगे दोस्तों, निर्वहन करेंगे। तो इस तरह आपने देखा बहुत शानदार बातें थी राष्ट्रपति से संबंधित जो हमने आपको एक एक करके बताया। तो दोस्तों फिर आगे अब हम मिलेंगे अनुच्छेद 53 के साथ और राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियों के बारे में आगे हम बहुत शानदार चर्चा करने वाले हैं और यहीं से शुरू होगा एक नया सिलसिला, नया दौर। तो आज दीजिए यहीं पर इजाजत, फिर कल मिलेंगे एक शानदार आयाम के साथ। आपको यह क्लास कैसे लगी, अपने विचार को जी हाँ दोस्तों क्या है मैसेज के माध्यम से जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।